नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का आज चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 6 का हम इसी वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ साथ हम एक्सरसाइज 6.1 भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा ही हुआ है, चैप्टर 6 का नाम आपका त्रिभुज है, इंग्लिश में इसे ट्राइंगल्स आप लोग कह सकते हैं। और इस चैप्टर से आपको बहुत ही आनंद, बहुत ही इंजॉय आएगा इस चैप्टर को पढ़ने से, यहाँ से लेके अगले सारे चैप्टर तक, क्योंकि यहाँ से आपको लगता है कि हाँ वास्तव में आप मैथ पढ़ रहे हो। तो चलिए हम ज्यादा बातें ना करके आपको चैप्टर पे ले चलते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपका इस चैप्टर में आपका जो पहला दर्शन होता है वो इस शब्द से होता है, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां हम बताने से पहले एक शब्द से आप परिचित होंगे ऑलरेडी, सर्वांशम। सर्वांशम आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि सर्वांशम क्या होता है। सर्वांशम क्या कह सकते हैं कि आकृति में समान तथा आमाप में समान। जो आकृति किसमें हो, जो आकृति आकार में समान हो, यहां मैंने लिख दिया, ऐसी आकृति जो आकार में समान हो तथा आमाप में समान हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, सर्वांशम। जैसे यहाँ पे हम दो आकृति बनाने जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, हमने बना दिया, और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब समझा समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए इनकी आकृतियां समान है कि नहीं समान है। ये आकृति किसकी आकृति है, त्रिभुज की। ये भी आकृति किसकी आकृति है, त्रिभुज की। अब आमाप पे आते हैं। आमाप मतलब इनकी सारी भुजाएं भी समान होनी चाहिए। देखिए इस त्रिभुज की ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, तो यहां भी ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। यानी कि सर्वांशम आप उसे कह सकते हो, ऐसी आकृति को आप सर्वांशम कह सकते हो जो आकार में भी समान हो तथा आमाप में भी समान हो। यानी कि उसको चारों तरफ से नापो, दोनों आकृतियों को। तो मान लीजिए इस आकृति को आपने कुछ नापा, तो जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वही रिजल्ट उसका आना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप देख सकते हो अपने दोनों हथेलियों को, पंजों को। आप अपने दोनों हाथों के पंजों को एक दूसरे से मिलाइए, तो देखिए पूरा का पूरा ढक जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो आपके हथेलियों के दोनों पंजे क्या हो गए, एक सर्वांशम का बेहतर उदाहरण हो गया। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब आते हैं जो 10th में लिखा है, समरूप आकृतियां, उसी से मिलता जुलता है, इसीलिए हमको सर्वांशम पहले बताना पड़ा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होने की आवश्यक नहीं है, समान होने की है ना। इसका मतलब ये हुआ कि समरूप आकृतियों में आकार तो समान होते ही हैं, लेकिन अगर इनके आमाप समान हो तब भी समरूप हो सकते हैं, और आमाप समान नहीं हो तब भी समरूप हो सकते हैं। लेकिन सर्वांशम में आकार और आमाप दोनों समाप होते हैं, तभी उसको सर्वांशम कहते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि हर एक सर्वांशम आपका समरूप आकृति हो सकता है, लेकिन हर एक समरूप आकृति आपका सर्वांशम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि समरूप आकृति में आपका आकार और आमाप दोनों समान भी हो सकते हैं। ठीक है, और यही आपका सर्वांशम का परिभाषा भी है। तो देखिए समरूप आपके सर्वांशम की परिभाषा को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हर सर्वांशम आपका समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप आपके सर्वांशम नहीं हो सकते। चलिए, समरूप आकृतियां हमने कुछ दे रखा है, उन आकृतियों की सहायता से आप अच्छे से जान लोगे कि समरूपता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। जैसे देखिए, ये पहला चित्र आपके सामने वृत्तों की दी हुई है। देखिए ये वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। अगर ये देखिए ये पहला वृत्त है और ये आपका दूसरा वृत्त है। इन दोनों वृत्तों को देखिए तो ये दोनों वृत्त आपके क्या है, समरूप हैं। क्यों? क्योंकि ये आकार में तो बराबर है, लेकिन इसके माप समान नहीं है। माप कैसे होगा, देखिए इनका केंद्र बिंदु कहीं यहीं पे होगा। इसकी त्रिज्या इस वाले वृत्त की त्रिज्या से देखिए छोटी है। मान लीजिए इस वाली वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी मान लीजिए 1.5 ही है। तो देखिए आमाप में तो ये डिफरेंट है, समान नहीं है आमाप में, लेकिन आकृति में ये भी आपका वृत्त का आकृति है और ये भी आपका वृत्त का आकृति है। तो इसीलिए आपका क्या हो गया, समरूप आकृति हो गया। इन दोनों वृत्तों को देखिए, ये वृत्त इस वृत्त से ये वृत्त क्या है, आपका बड़ा है। तो आकृति में तो दोनों समान है, लेकिन आमाप में, आमाप मतलब इसकी त्रिज्या
इस वाले वृत्त की त्रिज्या से छोटी है। तो इसका मतलब साइज में, आमाप का मतलब आप साइज समझ लीजिए। देखिए ये वाला वृत्त आपका इस वाले वृत्त की साइज से छोटा है। तो साइज से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आकृति आपकी सेम होनी चाहिए, तभी उसको आप समरूप आकृति बोल सकते हो। अगले चित्र पे चलते हैं। आपको अगला चित्र दिया हुआ है वर्ग का। जैसे देखिए ये आपका वर्ग दिया है, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। तो ये दोनों वर्ग ही हैं, लेकिन ये वर्ग साइज में छोटा है इस वर्ग के साइज की अपेक्षा, तो यानी कि ये समरूप आकृति है। इन दोनों वर्गों को देखिए, ये वर्ग छोटा है इस वर्ग से, है ना, ये वर्ग छोटा है, लेकिन आकृति में तो दोनों वर्ग ही हैं, इसीलिए ये दोनों आकृति आपके समरूप आकृतियां होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन आकृतियों को देखिए, ये आपके पास समबाहु त्रिभुज की आकृतियां हैं। इसका मतलब ये इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला त्रिभुज है और ये आपका इसके अंदर दूसरा त्रिभुज है। दोनों है क्या, दोनों त्रिभुज ही हैं आपके, लेकिन आकार में तो समान है, लेकिन इसके साइज में डिफरेंट है। देखिए ये छोटा है बड़े वाले त्रिभुज से, इसीलिए समरूप त्रिभुज की श्रेणी में आ जाते हैं, समरूप आकृति के त्रिभुज में आ जाते हैं श्रेणी में। ये इन दोनों त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज से ये त्रिभुज क्या है आपका, बड़ा है। तो देखिए साइज में तो छोटा बड़ा है, लेकिन आकृति क्या है, आकृति आपका समान है, दोनों ही त्रिभुज हैं, इसीलिए आप इसे भी क्या कह सकते हो, समरूप आकृतियां कह सकते हो। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, ये आपका है, इसको आप बहुभुज कह सकते हो या चतुर्भुज कह सकते हो। बहुभुज क्यों कह सकते हो, क्योंकि एक से अधिक भुजाएं हैं इसलिए बहुभुज। और चतुर्भुज क्यों कह सकते हो, क्योंकि ये कैसे घिरी हुई आकृति है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये दोनों भी आपके, ये देखिए ये इसका साइज बड़ा है, तो साइज में तो डिफरेंट है, लेकिन आकृतियां सेम है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज का स्पेशल कंडीशन होता है बराबर होने का, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपकी समरूप आकृतियों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये देखिए आपके पास बेहतर उदाहरण है, ये भी आपका ताजमहल है, ये भी आपका ताजमहल है और ये भी आपका ताजमहल है। देखिए सारे, यानी कि ये आकृतियां समान हैं, ये भी आकृति आपकी ताजमहल की है, ये भी आकृति ताजमहल की है, ये भी आकृति ताजमहल की है। ये हमने एनसीईआरटी के बुक से लिया है। तो देखिए, लेकिन इस साइज में छोटा है, इस वाले ताजमहल से ये छोटा है, इस वाले ताजमहल से ये छोटा है। तो देखिए साइज में तो सारे समान नहीं है, लेकिन आपके आकृति में समान है। सारे आकृति एक ही महल के हैं, ताजमहल के। ठीक है, तो ये आपका समरूप आकृति के श्रेणी में आ जाएगा। आपका हेडिंग था समरूप आकृतियां। तो मेरे ख्याल से आपको समरूप आकृतियां बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। हमने इस चित्र के बारे में बताया है ना कि इस चित्र की अभी स्पेशल कंडीशन देखेंगे बहुभुज या चतुर्भुज की, तो वो कंडीशन अब आगे आ गई। देखिए लिखा हुआ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। देखिए ये आपके पास दो बहुभुज है और लिखा है भुजाओं की समान संख्या, यानी समान भुजाएं हों। देखिए इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। इसमें भी एक, दो, तीन और चार, यानी इस आकृति में भी चार भुजाएं हैं और इस आकृति में चार भुजाएं हैं। तो इतना आपने देख लिया कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। तो हमारे पास दो बहुभुज हैं, एक बहुभुज ये है और एक बहुभुज ये है। ठीक है, क्या है, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब ये दोनों चित्र हमारे समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, जब हमें दो कंडीशन आने चाहिए। कैसे दो कंडीशन, उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब अवश्य होना चाहिए उनके संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं, जैसे ये वाला कोण इस चतुर्भुज के इस वाले कोण के बराबर हो, यानी कि इधर वाला ले तो इधर वाला ही लेना पड़ेगा, यानी कि ए डैश के बराबर हो, बी डैश के बराबर हो, ये डी कोण डी डैश के बराबर हो, सी कोण आपका सी डैश के बराबर हो। ये संगत कोण होते हैं। उसके बाद इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। एक ही अनुपात का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ए बी जो भुजा है, ये ए डैश बी डैश दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा ये वाला बी सी, संगत भुजा लेना है। तो अगर हमने इसका ये वाला भुजा लिया तो इस चतुर्भुज का भी यही वाला भुजा लेना पड़ेगा। तो बीसी किसके, बीसी बटे बी डैश सी डैश हो जाएगा। अब देखिए अगर हम डीसी को लेंगे तो बटे डी डैश सी डैश, इसका संगत ले लेंगे इस चतुर्भुज का। अब देखिए इस चतुर्भुज का अगर हम एडी भुजा लेंगे तो इस चतुर्भुज का कौन सा भुजा लेना पड़ेगा, ये वाला भुजा, संगत भुजा यही होगा इसका, ए डैश डी डैश।
तो वही चीजें लिखी हैं और सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर आपको दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना होगा तो ये दोनों कंडीशन आप अगर दिखा लेंगे तो समझ लीजिए दोनों चतुर्भुज हमारे समरूप हैं। ऐसे आप देखिए मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को देख के तो बोला नहीं जा सकता, कुछ आपको तर्क देना पड़ेगा, कुछ आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज देखने तो समरूप लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही बहुभुज हैं और साइज में छोटा हो बड़ा हो तो समरूप के उस पे परिभाषा पे डिफाइन होता ही है। लेकिन इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि संगत कोण भुजाएं हो, बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो। ये चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। आशा है कि इतनी चीजें आपको अवश्य समझ में आई होंगी। अब हम चैप्टर 6 के प्रश्नावली 6.1 पे चलते हैं जो कि बहुत ही आसान है, आप फटाफट कर लेके देखिए। अभी जो हमने ऊपर इतना ढेर सारा चर्चा किया है उसी सबसे ये आप फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं बहुत ही आराम से। लिखा हुआ है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांक्षम होते हैं या समरूप होते हैं, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, इन दोनों में से भरना है। तो सभी वृत्त देखिए, मान लीजिए एक वृत्त हमने ये बनाया और एक वृत्त हमने यहाँ ये बना दिया। अब बताइए ये भी वृत्त है आपका और ये भी वृत्त है आपका, साइज में ये साइज में छोटा है इससे, तो ये कौन सा परिभाषा कर रहा है, ये समरूप का परिभाषा फॉलो कर रहा है। सर्वांक्षम कब होगा, जब दोनों ही वृत्त साइज में बराबर होंगे, लेकिन साइज में तो छोटा बड़ा है, लेकिन ये किसी एक वृत्त की तो बात नहीं कर रहा है, सभी वृत्त की बात कर रहा है ना। तो सभी वृत्त आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा, समरूप भरना पड़ेगा। आशा है समझ में आ गया होगा। सभी वर्ग होते हैं तो ये भी सभी वर्ग पे भी आपको क्या भरना पड़ेगा, समरूप होते हैं। क्यों, हमने देखिए एक वर्ग ये बना दिया और एक वर्ग ये बड़ा बना दिया, सभी वर्ग की तो बात कर रहा है, तो ये दोनों समरूप है ना कि ये सर्वांक्षम है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु की समबाहु, अभी देखिए हमने समबाहु त्रिभुज के ऊपर बात की थी, तो सभी समबाहु त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ये देखिए इसी की बात ऊपर की गई है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, यदि उनके संगत कोण आपको क्या भरना पड़ेगा, बराबर भरना पड़ेगा, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो यहाँ पे आप क्या भर दीजिए, समानुपाती। ये आपका फिल इन द ब्लैंक बहुत ही आसानी से हो गया ऊपर किए गए डिस्कस के अनुसार। दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपका कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे दीजिए और दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। पहले के उदाहरण हम लोग देते हैं समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां का आप उदाहरण दे सकते हो। इसका पहला उदाहरण में लिख सकते हो सभी वृत्त समरूप होते हैं, अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा दे सकते हो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, दो ही उदाहरण हमें देना था, तो ये वृत्त का उदाहरण हो गया, ये आपका वर्ग का उदाहरण हो गया। अब देखिए दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब इसका आप ले सकते हैं, जैसे ए में दे दीजिए कि एक वृत्त ले लीजिए और क्या ले लीजिए, एक वर्ग साथ में ले लीजिए। तो ये आपके समरूप कहाँ होंगे, देखिए हमने एक यहाँ पे वृत्त ले लिया, ये आपका एक वृत्त है और ये हमने एक वर्ग ले लिया। तो देखिए ना ही ये आकृति में समान है और ना ही साइज में समान है, तो ये आपका समरूप नहीं है। दूसरे में आप ले लीजिए एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज, और हमने ले लिया चतुर्भुज। ये आपका त्रिभुज हो गया और ये आपका चतुर्भुज हो गया। तो देखिए ना ही ये आपका आकृति में समान है, ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, और ना ही आपका साइज में समान है, तो ये आपका दूसरा वाला उदाहरण हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, केवल यही बताना है समरूप है कि नहीं है। पहचानिए ये क्या है, ये आपका बहुभुज है और ये भी बहुभुज है। बहुभुज का मतलब ये चार भुजाओं से घिरा है, तो ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज है।
चतुर्भुज के लिए आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, याद करिए कि संगत कोण क्या होना चाहिए। पहला हमने कंडीशन क्या पढ़ा है, संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होते हैं। ये चतुर्भुज में हमने पहला कंडीशन ऊपर अभी पढ़ा है, ठीक है, डिस्कस में। अगर ना याद हो तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास दो बहुभुज हैं या चतुर्भुज हैं तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। यानी इसमें संगत कोण क्या है, देखिए एंगल यस, ये एंगल डी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए एंगल यस, यहाँ पे ये देखिए इसका मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग। और वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 90 है, लेकिन यहाँ पे ये 90 आपका नहीं है, क्योंकि 90 एकदम लंबवत होता है, सीधा होता है, तो ये पता ही नहीं है। तो ये देखिए पहला ही हमारा जो है फेल हो गया। जो पहला हमारा कंडीशन होता है बहुभुज के समरूप होने का, वो पहला ही कंडीशन फेल हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज समरूप नहीं है, दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। अब हमें दूसरा कंडीशन यहाँ पे फॉलो करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पहला ही फेल कर गया तो दूसरे पे हम पहुंच के क्या करेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट यहीं से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने से पहले कुछ आपके चैप्टर 6 में प्रमेय दिए गए हैं, कुछ 9 या 10 प्रमेय दिए गए हैं टोटल। तो हम आपको एक्सरसाइज 6.2 पे ले जाने से पहले उन सभी प्रमेय को एक साथ करा देंगे एक ही वीडियो में, जिससे कि आपको सारे प्रमेय एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे पहला प्रमेय दूसरे प्रमेय से, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथे से, ऐसे सारे प्रमेय एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। आपको एक ही वीडियो में सारे वो मिल जाएंगे अगर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी से आप सारे प्रमेय को समझ पाएंगे। इसीलिए उन प्रमेयों को हम एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे। फिर आपके एक्सरसाइज 6.2 पे आएंगे, 6.3 पे आएंगे, और सभी एक्सरसाइज में उन प्रमेय का यूज होगा और यूज करके ही हम सवालों को लगा पाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।